बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। नो डियर स्टूडेंट, सेल जो है ये क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। तो जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गन है, लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, और ये सारे ऑर्गन क्या करते हैं? हर एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो इसी तरह सेल के अंदर भी स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम ऑर्गेनेली कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है और ये भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, रेटी मीन्स नेटवर्क एंड कॉलम मीन चैनल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ चैनल इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये नेटवर्क ऑफ चैनल है, कहाँ पर मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म में। नो डियर स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड स्पेस होता है, यानी यहाँ पर फ्लूइड होता है। और ये फ्लूइड स्पेस जो है ये कहाँ पर होता है? ये बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। क्लियर हो गया? और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क मौजूद होता है, एक जाल मौजूद होता है। सही है? जाल को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो डियर स्टूडेंट, ये जाल जो है ये दो किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? डियर स्टूडेंट, इस जाल के अंदर स्ट्रक्चर्स है, सेक फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर स्टॉक बनाया हुआ है। सही है? इसके ऊपर ये जो रेड कलर में आपको छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं राइबोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। तो बेसिकली इस नेटवर्क के ऊपर ये छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं। सही है? जिसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो हमें रफ नज़र आती है। इसी वजह से हम इस जाल को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम अटैच होते हैं और इसी राइबोसोम की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है, जो अपीयरेंस है वो हमें रफ नज़र आता है, यानी कि रफ होता है उसका सरफेस। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, ये जो दूसरी किस्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर क्या है कि राइबोसोम्स आर नॉट अटैच। यहाँ पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ ये जो ट्यूब्यूलर फॉर्म है चैनल का, यहाँ पर आपको कोई भी राइबोसोम नज़र नहीं आएगा। तो इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल है ये बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड होता है कहाँ तक? सेल मेम्ब्रेन तक। क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है यहाँ से ये स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड करता है। नो बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है जिसे हम न्यूमन कहते हैं, तो इसे न्यूमन को हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, ये तो हो गए टाइप्स। ओके, इसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है चैनल्स का, ये 3 फॉर्म्स में होते हैं। क्लियर हो गया? मतलब इसके जो डिफरेंट शक्लें आपको नज़र आएगी। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं ये जो फ्लैट लाइक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है एक दूसरे के ऊपर स्टॉक बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं क्या? सिस्टर्निया। सिस्टर्निया। क्लियर? इसके अलावा जो दूसरा किस्म है इसकी वो क्या है? ट्यूब्यूलर फॉर्म में होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स की शक्ल में होते हैं।
क्लियर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके ये जो दूसरा शक्ल इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर। तो ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में भी होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये रिंग नज़र आएंगे, ओवल शेप मेम्ब्रेन बॉन्डेड रिंग्स होते हैं। तो ये रिंग्स को हम क्या कहते हैं, वेजिकल कहते हैं। तो ये वेजिकुलर फॉर्म में भी मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 3 किस्म का होता है, सिस्टर्निया, ट्यूब्यूलर, वेजिकुलर फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। नो डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन में पहले नंबर पर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच मे बी स्टोर्ड और एक्सपोर्टेड आउटसाइड द सेल। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी जिसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। नो डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में जो अहम रोल अदा करते हैं वो कौन करते हैं, राइबोसोम करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच है, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्लियर। तो प्रोटीन की सिंथेसिस ये किस तरह करते हैं, बेसिकली यहाँ न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए जो है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस के थ्रू इंटर होती है, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर होती है मैसेंजर आरएनए, और वो पहुंचती है किसके पास, राइबोसोम के पास। तो ये राइबोसोम के साथ मिलकर, ये मैसेंजर आरएनए इस राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है, क्लियर हो गया, ओके, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक चैनल है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या मौजूद है, राइबोसोम मौजूद होते हैं इसके सरफेस के ऊपर, और ये राइबोसोम के साथ क्या मिलती है, मैसेंजर आरएनए यहाँ पर इसके साथ मिलती है। तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर यहाँ पर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन की इसी तरह ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन का। नो डियर स्टूडेंट, अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि राइबोसोम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस तो हो गई, तो वो इस चैनल के अंदर किस तरह इंटर होगा, यानी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो चैनल है, जो सिस्टर्निया है, इसके अंदर ये इंटर किस तरह होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, ये जो चैनल्स है इसके अंदर होल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये सुराख किस चीज़ से बने, ये बने हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है प्रोटीन का, तो वो फिर इसी होल के थ्रू, यानी इन सुराखों के थ्रू इंटर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स में, यानी सिस्टर्निया में। क्लियर हो गया। तो जब ये प्रोटीन यहाँ इन चैनल में इंटर होता है, तो उसके बाद ये इन चैनल में आगे ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर हो गया। इसी तरह आगे जब आगे ये पहुँचता है, तो आगे ये जो आउटसाइड इन्विजिनेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की, जिसको हमने क्या नाम दिया था, वेसिकल्स का, तो ये वेसिकल्स में इंटर हो जाते हैं। जब ये वेसिकल्स में इंटर हो जाते हैं, तो ये वेसिकल जो है ये पिंच ऑफ हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये बंद हो जाते हैं, तो इसी तरह ये अलग हो जाते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं, तो ये इन वेसिकल के फॉर्म में ये प्रोटीन जो है ये आगे आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और सेल मेम्ब्रेन तक ये पहुँच जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रोटीन की अगर यहाँ सेल में इसकी ज़रूरत है, तो ये यहाँ साइटोप्लाज्म में यूज़ होगा। अगर सेल मेम्ब्रेन में इसकी ज़रूरत है, तो ये यहाँ सेल मेम्ब्रेन तक पहुँच जाएगा। क्लियर हो गया। और सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन यूज़ होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन कहाँ है, यानी ये किन सेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली ये जो लीवर के सेल्स हैं और पेंक्रियास है, यहाँ पर यह ज़्यादा पाया जाता है, यानी इनकी एबंडेंस जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लीवर के और पेंक्रियास के जो सेल है ये प्रोटीन ज़्यादा बनाते हैं। तो जिन सेल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा, वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पर आपको ज़्यादा ये मिलेगा। क्लियर हो गया। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ।
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करता है। नो क्वेश्चन अराइज होता है कि किन मॉलिक्यूल की ये सिंथेसिस करता है, तो बेसिकली ये लिपिड की सिंथेसिस करता है, यानी लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो स्टेरॉइड्स है, जो कोलेस्ट्रॉल है, तो बेसिकली स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल या डिफरेंट किस्म के जो लिपिड के मॉलिक्यूल है वो उनकी सिंथेसिस यहाँ पर होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, जहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं तो वहाँ पर ये लिपिड के मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं। कहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब ये यहाँ पर तैयार हो जाते हैं ये लिपिड के मॉलिक्यूल, तो ये भी इसी तरह वेसिकल में इंटर हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर प्रोटीन जो है वो वेसिकल में इंटर हुए थे, तो ये भी इसी तरह वेसिकल में इंटर होते हैं और ये फिर डिफरेंट जगहों पर पहुँचते हैं, साइटोप्लाज्म के या सेल मेम्ब्रेन के, जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है ये वहाँ पर जाते हैं इन द वेसिकुलर फॉर्म में। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है किस चीज़ की, हार्मफुल ड्रग्स की, यानी कि टॉक्सिक चीज़ों की जहरीलेपन को ये कम करता है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये मत समझना कि हम मतलब जहर खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जहर को कम करता है। नहीं, ये एक लिमिट तक जहर को कम करता है, यानी थोड़ा बहुत ये जहर के जहरीलेपन को ये कम करता है। बाकी इस तरह नहीं कि आप लोगों ने ऐसा ना हो कि जहर खाया हो और आप कहो कि हमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे अंदर क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नो डियर स्टूडेंट, ये किसी एक मतलब एक लिमिट तक, थोड़े लिमिट तक ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है चीज़ों की, ज़्यादा नहीं करता। अगर आपने ज़्यादा जहर खा लिया तो फिर जो है मैं जिम्मेदार नहीं होगा इस चीज़ का। नो डियर स्टूडेंट, डिटॉक्सिफिकेशन ये किस तरह करता है, बेसिकली ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर ग्रुप ऑफ एंजाइम मौजूद होता है, यानी कि एंजाइम की एक फैमिली होती है। उस फैमिली को हम एक साथ नाम देते हैं क्या, साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 ये एंजाइम का एक कॉमन नाम है, यानी पूरे ग्रुप का एक कॉमन नाम है। तो बेसिकली ये एंजाइम क्या करते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो थर्ड फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इन नर्व एंड मसल सेल। ये सिग्नल की ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको कोई टच करता है तो आपको पता चल जाता है कि मुझे किसी ने टच किया है। क्लियर हो गया? तो वो टच आपको किस तरह पता चलता है, वो सिग्नल जाते हैं आपके बॉडी में। क्लियर हो गया? तो ये सिग्नल के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेसिकली सिग्नल हमारे बॉडी में मोस्टली मसल में होते हैं, मसल में ये जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, और साथ में ये नर्व्स के जो सेल्स है यहाँ पर ये ट्रांसमिट होते हैं जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो नंबर 4 पे फंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन टू एन अदर से। ये डिफरेंट किस्म की जो मटेरियल है इनके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और लिपिड्स के डिफरेंट किस्म्स होते हैं, सही। तो वो क्या होते हैं, वो वेसिकल के फॉर्म में आ जाते हैं, फिर वेसिकल जो है ये वेसिकुलर या वेसिकल जो है ये सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं, फिर ये सेल मेम्ब्रेन से दूसरे सेल तक आगे जाते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन इनको दूसरे मतलब एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर भेज देती है किसी और सेल के पास जहाँ पे लिपिड्स मॉलिक्यूल की कमी हो या जहाँ पर लिपिड्स मॉलिक्यूल की ज़रूरत पेश होती है, तो ये वहाँ पर इनको भेज देते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ पर है, जिस तरह मतलब हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखा कि ये कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है, लिवर और पैंक्रियास में, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है। तो इसी तरह जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, तो ज़ाहिर बात है जहाँ पर लिपिड की ज़्यादा ज़रूरत होती है या जहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, तो ये वहाँ पर ज़्यादा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिपिड की सिंथेसिस ज़्यादा कहाँ पर होती है, एडिपोज टिश्यू में होती है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल में होती है, ये ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल लिवर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये स्पर्मेटोसाइट्स में होती है। क्लियर हो गया?